हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और इंजीनियर 707 BU के इस चैनल पर आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 5 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का प्रीवियस ईयर सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को 2x पे 1.5x पे देख लेना, और PDF जो होगा वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बहुत वीडियो में हम PDF नहीं दे चुके थे क्योंकि उसमें छूट गया था, तो अब चेक कर लेना जाके, वहाँ पे PDF आपको मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है, 10 क्वेश्चन दिया हो रहता है ऑब्जेक्टिव, और आज 7 क्वेश्चन करना रहता है आप सभी लोगों को, ठीक है। तो देखिए मोम का जो सोल्यूशन है थोड़ा बहुत हार्ड है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड पूछा गया था, तो आप लोग मतलब थोड़ा समय देना, हम धीरे धीरे आप सभी लोगों को टोटल क्वेश्चन करा दूंगा। इस क्वेश्चन में हम मतलब ये नहीं कुछ सीरियल वाइज करा रहा हूँ, कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हूँ, जैसे 9 क्वेश्चन है तभी 1 कर लिए, फिर 7 कर लिए, फिर 5 कर लिए, धीरे धीरे बाकी करके हम सारा क्वेश्चन करा दूंगा। हमको जो लगता है कि हाँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, वो क्वेश्चन हम पहले करा दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देंगे, बट कराएंगे सभी के सभी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है, और शेयर कर देना ग्रुप में, सभी लोगों को प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन वो फ्री में प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स इज नोन एज। देखो किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, और जब हम फोर्स को हटाते हैं तो वो अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेता है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। देखो 4-5 टाइप के, एक होता है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्लेन स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो 4-5 थ्योरी होते हैं, सभी के लिए अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी ये जो एप्लीकेबल है वो है डक्टाइल मटेरियल के ऊपर, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर C है स्ट्रेन इज ए एग्जाम्पल ऑफ। सभी लोग जानते हैं, जब आप पढ़े होंगे सॉलिड, तो वहाँ पे स्ट्रेन जो होता है वो है सेकेंड ऑर्डर टेंशन, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, और जिसमें हम लोग सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर टेंशन, इसका ये आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा ए होलो प्रिज्मेटिक बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्जनल मोमेंट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर एट। ये जो क्वेश्चन है वो टॉर्जनल मोमेंट से है, टॉर्जनल जो मेरा चैप्टर है उससे है। तो एक होलो प्रिज्मेटिक बीम रहता है सर्कुलर, ठीक है। जब इस पे हम टॉर्जनल मोमेंट इस पे सब्जेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो आउटर सरफेस, शाफ्ट जो होता है उसके आउटर सरफेस पे आता है। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? C इसका सही आंसर है। आप लोग 1-2 बार ऑब्जेक्टिव को देख लेना, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरा, Consider the following statement for a thick walled cylinder subjected to an internal pressure. Which of the following is correct? ठीक है। तो देखो एक हमको दिया हुआ है थिन वॉल सिलेंडर है, ठीक है। जब इस पे इंटरनल प्रेशर लगाते हैं तो क्या क्या फेनोमेना होगा, उसमें से कोई एक फेनोमेना सही होगा, उसको आपको टिक करना है। तो देखो हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द इनर साइड। देखो हुप स्ट्रेस मैक्सिमम होता है इनर साइड में थिन वॉल सिलेंडर के केस में। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A सही है, बट ऑप्शन नंबर इसका 3 भी सही है। शियर स्ट्रेस मैक्सिमम एट इनसाइड रेडियस, ठीक है। हुप स्ट्रेस मैक्सिमम होता है इनसाइड रेडियस पे, और शियर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होता है इनसाइड रेडियस में। बट इन दोनों में से आपको बेस्ट अगर खोजना होगा तो आप इसके साथ जाना, ऑप्शन नंबर A टिक कर देना, ठीक है। आगे बोल रहा है एक कंपोजिट मेंबर वाज फॉर्म एट 20 डिग्री सेल्सियस। कोई मेंबर है, ठीक है। कंपोजिट मतलब होता है 2 मेंबर को एक साथ ज्वाइन कर देना। 2 मटेरियल है, कौन कौन? A और B, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोल रहा है A का ज़्यादा है किससे? B से, और इस मेंबर को हीट कर रहा है 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें से बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इसमें से ये जो क्वेश्चन है हमको लगता है इसमें फिगर छूट गया हुआ आपके एग्जाम में। तो देखो ये मेरा मेंबर था A और B, ये रिजिड है नीचे से,
ए का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है किससे, बी से। जब ये इस पर हीट लगाएंगे तो ये क्या करेगा, फैलेगा, ये मेरा फैलेगा। जब हीट इस पर देंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये क्या मेरा फैलेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ये फैलेगा फैलेगा फैलेगा। बट देखो क्या, यहाँ ऊपर और नीचे मेरा रिजिड बार है, रिजिड बार क्या करेगा, इसके ऊपर कंप्रेशन करने का काम करेगा, इसको ये फैलने नहीं देगा। तो बोथ एन ए एंड बी विल बी इन कंप्रेशन, मतलब ये फैलेगा ही नहीं तो टेंशन में आएगा नहीं। ये दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, तो ये दोनों मेंबर ये ऐसे करके फैलने की कोशिश करेगा, बट ये जो है रिजिड मेंबर ये दोनों इसको रोक के रखेगा। तो ए एंड बी किस में आएगा, कंप्रेशन में आएगा। आगे चलते हैं, बोला शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर जीरो एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। देखो अब जानते होंगे ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, जब इसके ऊपर यूनिफॉर्मली लोड लगा देंगे, ठीक है, मान लो W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से इसके ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कब जीरो होगा, इस यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाता है यूनिफॉर्म इस कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ। इस हिसाब से क्वेश्चन ये इसका सही हो जाएगा। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा था, हम बताए थे ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी थ्योरी होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हम सब लिख दिए हैं। देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी स्क्वायर के लिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इलिप्स के लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हेक्सागोनल करने के लिए, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी रोम्बस के लिए। ओके, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलिप्स के लिए कौन होगा, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी जो होगा वो इलिप्स के लिए होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हम लोग ध्यान से आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द यूलर लोड ऑफ ए स्टील कॉलम इज कितना 1000 किलो न्यूटन एंड क्रशिंग लोड कितना दे दिया 1500 किलो न्यूटन। हमसे पूछ रहा है रैंकाइंस लोड क्या होगा। रैंकाइंस लोड के लिए फॉर्मूला होता है 1/P बराबर 1/PE प्लस 1/PC। P क्या है, P है मेरा यूलर लोड, ठीक है, और PC क्या है, क्रशिंग लोड, ठीक है। ये P मेरा है रैंकाइन लोड। यहाँ से P, तो यहाँ पे एलसीएम उलसीएम लेंगे तो आप लोग इस तरीके से आ जाएगा PC प्लस P, या ये यही फार्मूला आप लोग याद कर लेना। PC दिया हुआ था कितना 1500 गुना 1000, 1500 प्लस 1000। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो आंसर आ जाएगा 600 किलो न्यूटन। ओके, ये देखिए ये जो क्वेश्चन था लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी पूछ रहा था ऑफ द बीम का। ये मेरा बीम था, ये हिंज है, ये रोलर है, ये रोलर है, ये मेरा फिक्स्ड है। ओके, देखो फॉर बीम के लिए क्या होता है, DSI बराबर 0। DSI क्या है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ओके, देखो और DSI मेरा हो जाएगा 0, और DSE होता है R माइनस E माइनस A। R है मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन देखो ये मेरा फिक्स्ड इंड है, फिक्स्ड इंड पे 3 रिएक्शन होता है, 3 रोलर पे 1 4, इस पे 1 5, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 5। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, समेशन x0 y0 z0, तो 3। ए देखो होता है m डैश माइनस 1। m डैश है नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड विथ हिंज। देखो ये मेरा हिंज है, कितने मेंबर कनेक्टेड है, 1 मेंबर और 1 मेंबर, 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो 2 माइनस 1 तो 1, 5 माइनस 3 माइनस 1 किए तो 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंसी कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। आप लोग जब पढ़े होंगे तो आसानी से सारा टर्म आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके, जो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, आप लोग सारा हम करवा देंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का एम आ गए, हम क्वेश्चन नंबर 2 3 4 धीरे धीरे हम वो सब भी करा देंगे, थोड़ा आप हमको टाइम दो। आज मेरा भी एग्जाम है, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन डैम एंड रिटेनिंग वॉल। बहुत आसानी से आप लोग जब पढ़े होंगे, इरिगेशन में भी आप लोग ये पढ़े होंगे, ठीक है, और एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम सर पढ़ाए होंगे आप लोग को, ठीक है। उसके हिसाब से आपको लिख देना 5-6 डिफरेंस आप लिख दीजिएगा, साथ में साथ आपको लिख दे देगा। ऐसे ही कॉलम बना के आप लोग एग्जाम में लिखना, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। 1000 सब्सक्राइब जल्द से जल्द आप लोग पूरा देना, ताकि सारे के सारे बच्चे को फायदा हो सके, ठीक है। आप लोगों को फायदा हो रहा है, थोड़ा मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए डैम एंड रिटेनिंग वॉल, सबसे पहले डैम देखते हैं। डैम क्या होता है समझो। देखो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डैम। डैम किसको बोल रहे थे, इधर पानी फ्लो कर रहा था, इधर मेरा पानी फ्लो कर रहा था। पानी को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बैरियर बना दिए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। उस स्ट्रक्चर को हम बोल दिए डैम। ओके, देखो
Dam is built to store water for various purposes like irrigation, hydroelectric power and generation और flood कंट्रोल। देखो डैम हम इसलिए बनाते हैं ना ताकि पानी को स्टोर कर ले, और स्टोर पानी कर लिए तो उससे हम इरिगेशन का काम कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, फ्लड जो आ जाएगा कभी हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो डैम का बेसिकली यही काम है। बट रिटेनिंग वॉल का क्या पर्पस है? रिटेनिंग वॉल जो मान लो पानी के साथ सॉइल फ्लो कर रहा है, ठीक है, इरोजन हो रहा है सॉइल को, सॉइल मिट्टी कट के बह रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल बना देते हैं, ठीक है। इट इज़ बिल्ट टू रिस्टेन सॉइल और अदर मटेरियल्स। ओके, डैम का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। डैम आर यूजुअली लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा 100 मीटर 150 मीटर इसका हाइट होता है। जैसे भाखड़ा डैम सतलज रिवर पे बना हुआ, उसका हाइट बहुत बड़ा है, ग्रेविटी डैम है वो। इट इज़ देखो, और रिटेनिंग वॉल जो होता है उसका साइज टोपोग्राफी के अनुसार होता है, लैंड फीचर के हिसाब से होता है, ठीक है। और देखो डैम कैन बी मेड फॉर वेरियस मटेरियल, कंक्रीट हो, देखो डैम जो होता है ना वो बहुत टाइप का हो सकता है, अर्दन डैम हो सकता है, कॉफर डैम हो सकता है, कंक्रीट का बना हुआ हो सकता है, आर्क डैम हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये जो रिटेनिंग वॉल होता है ये भी मटेरियल जैसे कंक्रीट हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, टिम्बर हो गया, इस सब से बनाकर हम मिट्टी को रोक पाते हैं, ठीक है। डैम आर डिजाइन टू रेगुलेट वाटर फ्लो, स्टोर वाटर एंड समटाइम्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से वही थोड़ा पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के लिख दिए, आप भी एग्जाम में कोशिश करना इसी तरह के लिखने का। रिटेनिंग वॉल बेसिकली सॉइल को होल्ड करके रखता है। अगला मेरा 5 नंबर है, डैम जो होगा ना वो इसका एक बार बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, ठीक है। डैम आर जनरली मोर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। जब हम डैम बना देंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, और उसको फिर रिपेयर करने का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसका साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, कम्प्लेक्स साइज होता है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है समय समय पर फुलफिल करना होता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बना रहे हैं, टोपोग्राफी कैसा है, लैंड सरफेस कैसा है, तो उसके हिसाब से, और कितना मिट्टी कट के जा रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट इसका लगता है। तो रिटेनिंग वॉल कैन वेरी वाइडली इन कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक मटेरियल, हाइट, साइट कंडीशन। और भी आप 1-2 पॉइंट इसमें ऐड कर लेना अपने मन से। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का ए भी मेरा समाप्त हो गया। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए अगला प्रश्न है मेरा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना, इसको मैं साइड कर दूँ, ठीक है। देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्टेज किसको बोलेंगे? इसमें बोल रहा है 3 का बी में कि हमको बताना है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्टेज थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्टेज थ्योरी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको समझने से पहले देखिए हम यहाँ पर एक बॉडी बनाते हैं, आप इसको क्यूब मान सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बॉडी है, ओके। इस बॉडी के ऊपर हम क्या किए? यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किए। क्या किए हम लोग? यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये क्या किया? यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की। इसके ऊपर हम लोड लगाए, टेंसाइल। जब हम लोड लगाएंगे तो इसके ऊपर एक स्ट्रेस जनरेट होगा तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट होगा। इसको बोलते हैं सिग्मा P1, इसको बोल देते हैं सिग्मा P2 और इसको बोल देते हैं सिग्मा P3, ठीक है। इस पे क्या कहे हैं? यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट लगाए, उसकी वजह से ये जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये तीनों में से जो मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम हम बोल देंगे कि अब ये मेरा मटेरियल फेल कर देगा, इससे ज़्यादा थोड़ा भी लोड लगा देंगे, ठीक है। फिर से समझना आप लोग, क्या किए हैं? ये मेरा बॉडी था, इसके ऊपर यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं मतलब लोड लगा रहे हैं। लोड लगाते कभी तो कभी मेरा मटेरियल फेल होगा। मटेरियल कब फेल होगा? जब हम बोल देंगे कि ये तीनों में से मैक्सिमम जो पहुंच जाए, मैक्सिमम स्टेज जिस पर पहुंच जाए, फेल करने से पहले, जस्ट फेल करने से पहले जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोलेंगे कि ये अब मटेरियल मेरा फेल हो जाएगा, अब इससे ज़्यादा लोड लगाएंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लेना। सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल देते हैं कभी कभी। कोनो बुक में आपको रैंकाइज थ्योरी भी मिलेगा, ठीक है। देखिए इट स्टेट्स दैट इफ द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बाइएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोडिंग रीचेज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अभी हम बताएं, देखिए ये मेरा 2 डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको बाइएक्सियल बोल देंगे, तीनों डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको हम ट्राइएक्सियल बोल देंगे। ये तीनों मैक्सिमम होगा किसके वजह से? यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की वजह से, तब मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। फिर से देखना आप लोग, बोला इट स्टेट्स दैट इफ द, तो ठीक है, सॉरी, तो आप लोग समझ गए होंगे
कि सिग्मा P1, सिग्मा P2 और सिग्मा P3 ये अगर तीनों ज़्यादा होगा यूनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है तो ये मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। यही था मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेम यही है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग त्रेस्कास थ्योरी या फिर गेस्ट कूलम्ब थ्योरी भी कर सकते हैं। इसको आप लोग का ये क्या करते हैं सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इट स्टेट्स दैट, देखिए सेम कंसेप्ट है, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस था और यहाँ पे शियर स्ट्रेस आ गया, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू बाइएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोडिंग रीचेज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ देन द मटेरियल विल बी फेल। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर शियर स्ट्रेस ऐसे करके जनरेट होगा, ठीक है। ये मान लीजिए अभी बाइएक्सियल शियर स्ट्रेस है, एगो ऐसे कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ट्राइएक्सियल जब शियर स्ट्रेस बनेगा ये तीनों, इसको हम बोले हैं टर्म x1, टर्म x2 और टर्म x3। टर्म x है शियर स्ट्रेस 1, शियर स्ट्रेस 2 और शियर स्ट्रेस 3, ठीक है। जब ये शियर स्ट्रेस यूनी एक्सियल स्ट्रेन टेस्ट, इसके वजह से जो शियर स्ट्रेस आएगा इससे अगर ये तीनों का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो मेरा मटेरियल फेल कर जाएगा। यही लिखा हुआ था इट स्टेट दैट इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू बाइएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोडिंग रीचेज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ड्यू टू यूनिएक्सियल स्ट्रेन टेस्ट देन द मटेरियल विल बी फेल। आराम से आप लोग क्या करना, ये और ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग करके जाना, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी खत्म, एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए है, उसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। बोल रहा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना है। तो इस साइड लेके ग्राफ हम एक प्लॉट किए हैं, आप लोग लिख देना एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। देखिए ये मेरा स्ट्रेस है और इधर मेरा स्ट्रेन है, और ये जो मेरा ब्रिटल मटेरियल है उसका कुछ इस टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, ठीक है, ओके। इसी तरह आपको बनाना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ब्रिटल मटेरियल के, और थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देना है। ये है मेरा पॉइंट O0, आपको ऐसे लिखना है कि वाई एक्सिस पे हम लिए स्ट्रेस पे, एक्स एक्सिस पे लिए स्ट्रेन को। देखो वाई को हम बोले हैं इल्ड पॉइंट और यू को बोले हैं अल्टीमेट पॉइंट, और एफ मेरा क्या होता है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। अल्टीमेट पॉइंट होता है कि ये मेरा मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेंथ आने वाला है, इसकी वजह से थोड़ा भी लोड देंगे तो मेरा फेल कर जाएगा। देखो इलास्टिक रीजन ओ और वाई इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इसमें क्या करते हैं मटेरियल जब मेरा लोड हटाते हैं रिमूव करते हैं तो रिगेन कर लेता है अपने शेप को। इलास्टिक पॉइंट क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं कि इलास्टिक पॉइंट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल इन अ ब्रिटल मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट इंक्लूडिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक लिमिट होता है ना, वैसा पॉइंट होता है जिसके बाद आप स्ट्रेस लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद वो अपने लोड को लोड जब हम रिबूट करते हैं तो वो अपने साइज को क्या फिर से रिगेन नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। वैसा पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। फ्रैक्चर पॉइंट आप लोग जानते हैं, इसके बाद हम थोड़ा भी लोड लगाएंगे तो मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। वैसा पॉइंट जिसके बाद थोड़ा भी लोड लगा दिया तो मेरा मटेरियल फेल हो जाएगा। फिगर में ओ वाई क्या था मेरा इलास्टिक रीजन। थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत और इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक दो पॉइंट तो और है इसमें, देख लेते हैं एक सेकंड। तो फिलहाल हम इतना ही आपके लिए करके आए थे, तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और बहुत जल्द आपके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन भी लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर के। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट कर देना जरूर। तो चलिए खत्म करते हैं, बाय बाय, टाटा।